मुख्यमंत्री की जनता दरबार की। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहला जनता दरबार लगाया है और देहरादून में सीएम आवास पर जनता दरबार मिलन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान लोग सीएम के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जनता मिलन कार्यक्रम में फरियादी सीएम के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं, जिन पर सीएम अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता मिलन कार्यक्रम किया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री का जनता मिलन कार्यक्रम हुआ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार जनता दरबार मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया, जिसमें भारी मात्रा में लोग पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि केंतुरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला जनता दरबार रहा, किस तरीके की समस्याएं वहां पर देखने को आज मिली? कौन फरियादी पहुंचे थे? किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं उसको लेकर लोग वहां पर पहुंचे थे? बिल्कुल जया, देखिए मुख्यमंत्री का जो आवास के पास जो जनता दर्शन हॉल है उसमें आज जो जनता मिलन कार्यक्रम रखा गया है उसमें बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे थे दूर दराज के इलाकों से। और इस वक्त जो है अभी कुछ देर पहले जनता मिलन जो कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास जो तमाम फरियादी पहुंचे हैं उनकी कई ऐसी समस्याएं हैं जो अधिकारी होते हैं या छोटे लेवल पर जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएँ रहती हैं उनको कई गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो इस तरीके की शिकायतें आई हैं और तमाम जो लोग तो यहाँ पहुंचे ही थे, लेकिन तमाम विभागों के अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है, अभी हमारी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ समस्याएं सुनी ही नहीं जाएंगी बल्कि उनका निस्तारण भी किया जाएगा। तो आज का जो कार्यक्रम था वो काफी महत्वपूर्ण भी रहा और आज के कार्यक्रम में जो एक नई बात देखने को मिली थी, क्योंकि जनता मिलन कार्यक्रम पहले भी हुए हैं लेकिन आज के कार्यक्रम में बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए थे। तो युवा मुख्यमंत्री से तमाम जो कुछ बड़ी उम्मीदें लोगों की है उस उम्मीदों को भी आज यहाँ पर देखने का मौका मिला है और लोगों की लगातार जो समस्याएं थी उनको कोशिश की मुख्यमंत्री ने कि सभी लोगों से बातचीत की जा सके। संख्या बहुत ज्यादा थी, इस वजह से तमाम लोगों ने कुछ अपनी एप्लीकेशन है जो संबंधित विभागों को दी हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे और कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें भी रखी हैं। तो काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए, युवा यहाँ पर आए हैं रोजगार को लेकर या फिर तमाम ऐसे मसले हैं जो कि अधर में लटके रहते हैं। तो उन तमाम चीजों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने सभी को आदेशित किया है, निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि अपने स्तर पर इस तरीके की कोई शिकायतें ना हो। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 60 दिन भी पूरे हो गए हैं और उसके बाद आज उनके कार्यकाल का यह पहला जनता मिलन कार्यक्रम था। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की थी और बीच में जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के तौर पर आए तो उस वक्त जो है कोविड की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो अब ये भी माना जा रहा है कि अब तमाम जो मंत्री हैं वो भी अपने अपने विभागों में जो भी लोगों की समस्याएं हैं उस तरीके के जनता मिलन कार्यक्रम रखेंगे, जनता दरबार लगाएंगे, जिसमें कि लोग उन विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर उन तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे। बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री ने हमें बताया है, मिल रहे थे तो जनता में उम्मीदें भी ज्यादा हैं क्योंकि समस्याएं जल्द से जल्द निस्तारित की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जनता दरबार लगाने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता से बात की और क्या उनकी प्रतिक्रियाएं रही, सुनते हैं। लोग जो है क्योंकि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिख कर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो और सभी लोगों को जो है सहायता पहुँचे, राहत पहुँचे। और अब आपको बड़कोट से बड़ी जानकारी दें। बड़कोट में जीएमवीएन कर्मचारियों की हड़ताल, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल हो रही है और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। 3 महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से नाराजगी है। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया और जल्द से जल्द मांगे पूरी हो इस बात की गुहार लगाई गई है। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। दरअसल 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ ही छात्रों के हित में महाविद्यालयों में रोजगार परक विषयों की पढ़ाई पर भी ध्यान देने को कहा। इसके साथ ही बैठक के दौरान महाविद्यालयों की स्थापना, उनकी उच्चीकरण और नए विषय शामिल करने जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई जो बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को जो है 3-3 हज़ार रुपये जो है उनको मासिक देने का निर्णय किया गया था। लेकिन हमारे विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम उनको अपने कॉलेजों में जो है निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे। उनकी ड्रेस से लेके, उनको खाने की व्यवस्था से लेके, उनके हॉस्टल की व्यवस्था से सारा जो है हमारी सरकार करेगी। और मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य है जिसने उच्च शिक्षा में इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किया। तो समीक्षा बैठक की गई, उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई और कैसे कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा दी जाए और कितने काम करने अभी बाकी हैं, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने समीक्षा के दौरान कई सुझाव भी दिए और मुख्यमंत्री खुद इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। इस वजह से शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस हो सरकार का, इसको लेकर बातचीत की गई। सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत सरकार की तरफ से फ्री में उच्च शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा की एक समीक्षा बैठक की गई है और हम पे कई कॉलेजों के प्रस्ताव थे कि वहाँ स्वरोजगार परक पाठ्यक्रम चलाने हैं। कई कॉलेज पीजी कॉलेज बनने के प्रस्ताव थे, कई नई कॉलेज खोलने के प्रस्ताव से बहुत सकारात्मक बात हुई है। तो कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने का भरोसा दिया गया है धन सिंह रावत की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम इस पर काम भी कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे और भी हम बेहतर करेंगे। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल से मरीज गायब हो गया। वार्ड नंबर 66 से मरीज गायब हो गया। 31 अगस्त की रात से मरीज का अब तक सुराग नहीं है और 29 अगस्त को अस्पताल में मरीज को एडमिट करवाया गया था। अब सीसीटीवी के आधार पर मरीज की खोजबीन हो रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मरीज गया कहां। अस्पताल से मरीज गायब हो गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मरीज का पता लगाया जा रहा है। दरअसल 29 अगस्त को उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था, उसके बाद से वो गायब है, 31 तारीख से गायब है। अब सीसीटीवी की मदद से मरीज का पता लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अस्पताल से मरीज गायब कैसे हो गया। इनके परिजनों, जो विक्रम सिंह हैं, इनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि 31 तारीख को इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, परंतु जब सुबह ये लोग, इनके परिजन गए तो वहाँ पर नहीं मिले थे। तो इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनकी ढूंढ खोज की जा रही है, जैसे भी कुछ होगा। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ वो तस्वीर होगी जब मरीज अस्पताल से गायब हुआ, वही दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं तस्वीर जिसमें सीसीटीवी के जरिए अब मरीज की तलाश हो रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप मरीज की तस्वीर देख रहे हैं अस्पताल से जिस दिन मरीज गायब हुआ, खाली बेड दिखाई दिया, उस वक्त की तस्वीरें, और दूसरी तरफ अब सीसीटीवी के जरिए तलाश की जा रही है मरीज की, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सुरक्षा के इतने कम इंतजाम अस्पतालों में क्यों हैं? तरीके इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सवाल इस बात का भी है कि अब तक मरीज के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। वहीं पौड़ी में थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में बच्चों के इलाज के लिए 235 बेड तैयार किए जा रहे हैं। अब तक जिले के अस्पतालों में पीआईसीयू में 33 बेड और एनआईसीयू में 15 बेड की व्यवस्था है, जबकि पीडियाट्रिक में 6 और पीडियाट्रिक आईसीयू में भी 6 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। तो थर्ड वेव की आशंका जाहिर की गई है और इसी बीच ये अस्पतालों की तैयारियां आप देख पा रहे हैं। चल रही है। इसके दृष्टिगत जो है पीडियाट्रिक वार्ड एक स्थापित किया है, उसमें हमारे जनपद की इस अस्पताल में 6 बेड पीडियाट्रिक वार्ड में रहेंगे। साथ में पीडियाट्रिक आईसीयू का भी निर्माण किया है, उसमें 6 बेड पीडियाट्रिक आईसीयू के अंतर्गत और एनआईसीयू का भी गठन किया गया है। हमारे जनपद में जो 9 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है उसके में पीडियाट्रिक वेंटिलेटर शामिल है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो है पीडियाट्रिक बच्चों की सुविधाओं के लिए 235 बेड का व्यवस्था कर रहे हैं पीडियाट्रिक।
कोरोना की वजह से अभी तक तमाम त्योहारों की रौनक फीकी हो रही है। गणेश उत्सव करीब आ गया है, मगर लगता नहीं कि इस बार भी गणेश उत्सव की धूम रहने वाली है। यही वजह है कि हरिद्वार के मूर्तिकार बेहद परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मूर्ति तैयार कर रहे इन कारीगरों को उम्मीद है हालात ठीक होंगे और इनकी आमदनी होगी, मगर इस बार भी लगता नहीं है कि हालात बदलने वाले हैं। इसी चिंता में ये मूर्तिकार मायूस है। कोरोना काल में नहीं था जब बड़े बड़े मूर्ति बनते थे। जब से कोरोना काल आया है 2 साल हो गया, छोटी छोटी मूर्ति बनाते हैं हम। जब छोटी बनाते हैं तो आज तक अभी तक ऑर्डर नहीं आया। जितना आना था अभी तक ऑर्डर आया नहीं। देखो आगे आ जाए ऑर्डर। पूजा 10 तारीख की पूजा है, 9 तारीख को लोग स्थापना लेके रखते हैं घर पे। कोरोना की वजह से इस बार भी गणेश उत्सव का फीके रहने की आशंका है। इनका रोजगार तो सिर्फ मूर्ति बेचकर ही चलता है। जब गणेश उत्सव ही नहीं होगा तो फिर मूर्तियों की बिक्री भी कम होगी। पहले 4 महीने पहले से बुकिंग मूर्ति का हो जाता था, बड़े बड़े मूर्ति, छोटे मूर्ति का। 2 साल हो गए, बुकिंग का तो कोई नहीं है। कोई आता है तो हाथों के हाथ ले जाता है मूर्ति। बुकिंग का कोई सिस्टम अब 2 साल से नहीं हुआ है। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना काल से पहले मई तक मूर्तियों के काफी ऑर्डर आ जाते थे, मगर कोरोना की वजह से त्योहारों की रौनक गायब हो गई, जिसका असर बाजारों में भी दिख रहा है। 10 सितंबर गणपति उत्सव का पहला दिन है, जिसमें अब हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है, मगर मूर्तिकार मायूस हैं कि ऑर्डर बहुत कम आए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकौला की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के साथ अब डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। अकेली राजधानी में डेंगू के 12 मरीज सामने आ चुके हैं, जो एक ही कॉलोनी के इंदिरा नगर के बताए जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल चुकी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम पिछले 3 महीने से डेंगू के बचाव के लिए तैयारियां कर रहा था। वहीं जोशीमठ में पहाड़ दरकने से रोड पर भारी मात्रा में मलबा आ गिरा है। नीति के पास काली मंदिर के पास पूरी तरीके से पहाड़ी हाईवे पर आ चुका है। इसके बाद से बीआरओ सड़क से मलबा साफ करने में जुटा हुआ है, मगर मलबा इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसे साफ करने में काफी समय लग सकता है। साथ ही बड़े बड़े बोल्डर प्रशासन की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। गनीमत रही कि हादसे के समय यहां से इस जगह से होकर सेना सहित दूसरे वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं जोशीमठ में बारिश ने आम आदमी को मुश्किल में डाल दिया है। बारिश की वजह से बरसाती नालों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें लंगसी इलाके की बताई जा रही हैं। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और इसीलिए लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। और अब आपको खबर पिथौरागढ़ से बता दें। पिथौरागढ़ का मुनस्यारी आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है, मगर इस इलाके की सड़कें खस्ताहाल हैं, जिस वजह से ग्रामीणों के सामने आवाजाही में समस्या आती है। ऐसी कई सड़कें हैं जिन्हें बने ज्यादा दिन नहीं हुए, मगर वो भी टूट चुकी हैं, जिसका खामियाजा अब लोगों को उठाना पड़ता है। बारिश की वजह से तो सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। उधर रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम के पास पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ऐसी बिछी है कि केदारनाथ की पहाड़ियों की चोटियां चांदी की तरह सफेद चमक रही हैं। धाम में काफी दिनों के बाद धूप खिली, जिससे कि यहाँ की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि धूप खिलने की वजह से पुनर्निर्माण के काम में लगे मजदूरों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि बर्फबारी के बाद धाम में अब ठंड भी बढ़ने लगी है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं मैदानी जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें संभावना है इक्का दुक्का जगहों में मिलेगी, लेकिन बाकी जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ कि हल्की से मध्यम तक की जो है वो बारिश जो है देखने को मिलेगी।
लेकिन जब आप 5, 6, 7 में जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, थोड़ा जो हैवी रेन्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ेगा। तो जो आइसोलेटेड हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो 5 और 6 तारीख में और 7 तारीख में भी मैं कहूँगा, तो ये जो 3 दिन है तो इसमें वो कहीं कहीं पर वो मिलने वाली है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बड़कोट से दे दें। फूड पॉइजनिंग से 50 ग्रामीण बीमार हैं। बड़ी खबर इस वक्त बड़कोट से मिल रही है, जहां खरशाली गांव से समेश्वर देवता के यज्ञ कार्यक्रम में प्रसाद व भोज खाने से 50 से अधिक ग्रामीण बीमार हो गए। नितिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है? जय, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये खरसाली गांव जो है माँ यमुना का जो मायका है या फिर शीतकालीन जो प्रवास है वो वही गांव है खरसाली गांव। और यहाँ पर पिछले 5 दिनों से लगातार समेश्वर देवता का जो अनुष्ठान है धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इसमें ये जो अब जानकारियां सामने आई है, इसमें जो फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है, इसमें भोज और जो प्रसाद के रूप में जो श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया था, उसके बाद से कुछ समय बाद जो है जो गांव के जो ग्रामीण हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायतें होनी शुरू हो गई। अभी ताजा हालात ये है कि 50 से ज्यादा ग्रामीण ऐसे हैं जो उल्टी और दस्त की। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ताजा अपडेट ये है कि 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं और सभी का इलाज हो रहा है। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की करोड़ों रुपए की संपत्ति धूल फांक रही है और इस और न तो सरकार का ध्यान है और न ही स्वास्थ्य महकमे का। दरअसल 2008 से लेकर उत्तराखंड में 108 स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई थी, जिसके लिए सैकड़ों गाड़ियां संचालित की गई। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात से हर कोई वाकिफ है। खासकर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात किस तरह के हैं ये हर कोई जानता है। डॉक्टरों की कमी है, उपकरण नहीं है। खासकर कोविड के दौरान भी तमाम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर न होने की वजह से जान गंवानी पड़ी। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इतने पैसों की बर्बादी कैसे कर सकता है। ये तमाम जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से कंडम हो चुकी हैं, ये 108 की एम्बुलेंस हैं जो 2008 से लेकर 2018 तक लगातार सड़कों पर दौड़ी, जिन्होंने तमाम लोगों की जान बचाई। हालांकि इनकी जो उम्र थी वो 10 साल थी और 10 साल के बाद इनको एक्सपायर के तौर पर मानकर इनको कंडम रूप में खड़ा कर दिया है। तमाम तकरीबन 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस हैं जो पूरी तरह से कंडम हो चुकी हैं और ये अब खड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग इन सभी एम्बुलेंस की नीलामी करके नई एम्बुलेंस खरीद सकता था और 3 साल बीत जाने के बाद भी आज भी ये सभी एम्बुलेंस कंडम तौर पर खड़ी हुई हैं। 2008 में जब इनको खरीदा गया था तो ये उस वक्त सड़कों पर दौड़ती थी और हज़ारों लाखों लोगों की, उत्तराखंड वासियों की इन्हीं एम्बुलेंस से जान भी बचाई गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल इनको एज इट इज छोड़ दिया है और ना ही इनकी नीलामी की जा रही है, ना ही इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग यदि इन सभी तकरीबन 100 एम्बुलेंस की नीलामी करके इनके पैसे का सदुपयोग करता या नए उपकरण खरीदता या नई एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ाता तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात और भी बेहतर हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी आंख बंद कर बैठे हैं। 108 के कर्मचारी अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख दिया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा।